हेलो गाइस, आज मैं द डिसिपल वांट्स टू रेबल मानवा का एपिसोड 42 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एंजॉय। पिछले चैप्टर में हमने देखा था मू ने येली के कहने पर लड़कियों वाले कपड़े पहन लिए थे, जिस वजह से होंगचिन और जियू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब इसके आगे चैप्टर की शुरुआत होती है। जियू हैरानी में बोलता है, शानजुन, आपने लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने हैं? मू बोलता है, मुझे चिंता है कि जब मैं निंग सिटी में जाऊंगा तो डीमंस मुझे पहचान लेंगे, इसलिए मैंने अपना भेष बदल लिया। क्या ये अजीब है? मू की ये बात सुनकर यिनली मू के पास आता है और बोलता है, अजीब बिल्कुल नहीं मास्टर, ये बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा। डीमंस आत्मा की खोज में माहिर होते हैं। अगर आप साधारण सा भेष बनाएंगे तो वो बिल्कुल बेकार होगा। केवल मास्टर जब लड़की के रूप में होंगे तभी डीमंस आपकी जांच नहीं करेंगे, और स्वाभाविक रूप से वो आप ही हैं। डीमंस इसके बारे में कभी नहीं सोचेंगे। फिर यिनली जियू और होंगचन की तरफ देखते हुए सोचता है, मास्टर बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कैसे न कैसे करके लड़कियों वाले कपड़े पहनने के लिए मना लिया, इसलिए मैं अब इन दोनों को योजना बिगाड़ने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ यिनली की बात सुनकर जियू बोलता है, ओ तो ये बात है। फिर मू बोलता है, ठीक है, अब देर हो रही है। अब जब हम सब तैयार हैं तो हम सब निंग सिटी जाएंगे। साफ तौर पर डीमंस को हमारी पहचान का पता ना चलने पाए। ये कहकर मू वहाँ से जाने लगता है और पीछे से यिनली बोलता है, ठीक है मास्टर, हम समझ गए। फिर यिनली सोचता है, मास्टर लड़कियों के कपड़ों में भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। यहाँ तक कि हाथ की स्लीव्स को झटकाने की उनकी अदाएं भी किसी परी जैसी कोमल है। तभी पीछे से जियू बोलता है, ब्रदर चू, क्या आपने ही शानजुन को लड़कियों वाले कपड़े पहनाए हैं? यिनली बोलता है, तो क्या तुम्हारा कोई ओपिनियन है? जियू थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है ब्रदर चू, लेकिन ब्रदर चू, आपको पता होना चाहिए कि शानजुन बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। पिछले सालों में जब भी शानजुन संप्रदाय के बाहर जाते थे तो वो अनगिनत अमर संप्रदाय की महिला शिष्यों को आकर्षित करते थे। अब जब आपने शानजुन को लड़की बना दिया है तो इस बार मुझे डर है कि न केवल महिला शिष्य बल्कि पुरुष शिष्य भी शानजुन से चकित हो जाएंगे। जियू की बात सुनकर हमारी यिनली की ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। वो इमेज करने लगता है जैसे मुंह को बहुत सारे आदमियों ने घेर रखा होता है और वो उसे बड़े प्यार से घूर रहे होते हैं। ये सब बातें सोच सोच कर यिनली का तो दिमाग ही खराब होने लगता है और वो गुस्से में बोलता है, पुरुष शिष्य? लेकिन तभी जियू हंसते हुए बोलता है, मुझे लगा था कि बड़े भाई के स्वभाव के अनुसार आप शानजुन को इस तरह की कंडीशन में कभी नहीं पड़ने देंगे ब्रदर चू, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्रदर चू इतने खुले विचारों वाले होंगे। सच में ब्रदर चू, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। ये बात सुनकर यिनली भड़कते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मैं मास्टर के पास जा रहा हूँ। फिर यिनली गुस्सा करते हुए सोचता है, धत तेरी की, मैं तो बस मास्टर को लड़कियों वाले कपड़ों में देखना चाहता था, लेकिन मैं इस बारे में तो बिल्कुल ही भूल गया। लेकिन कोई बात नहीं, मास्टर ने घूंघट पहन रखा है, इसलिए किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें निंग सिटी को दिखाया जाता है। निंग सिटी वही जगह है जहाँ पर ज्ञानवान संप्रदाय है। फिर हमें निंग सिटी में उन चारों को दिखाया जाता है। मुंह को देखकर आसपास के लोग बातें कर रहे थे, देखो देखो, एक परी, कितनी खूबसूरत महिला है। क्या वो दुनिया की नंबर 1 सुंदरी है? क्या वो मियोयिन संप्रदाय की स्टूडेंट है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मियोयिन संप्रदाय की सभी स्टूडेंट्स महिलाएं हैं और इस सुंदरी के पीछे तो 3 पुरुष भी हैं। दूसरी तरफ आसपास के लोग जो भी बातें कर रहे थे, यिनली बड़े गौर से उन सभी को सुन रहा था। आसपास के लोगों का ऐसा अजीब बिहेव देखकर मुंह बोलता है, यिनली, ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? क्या इन लोगों ने मुझे पहचान लिया है? लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं यिनली को तो वजह पता थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा कर रहा था। फिर यिनली बोलता है, मास्टर, इनको आपकी पहचान के बारे में पता नहीं चला, बस बात इतनी सी है कि ये लोग मरना चाहते हैं। मैं इन लोगों की आंखें निकाल कर मास्टर के साथ खेलने के लिए रखूंगा, ठीक है मास्टर? ये सुनकर मुंह बोलता है, बकवास करना बंद करो चू यिनली। लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं यिनली तो बड़े गुस्से में लोगों को घूर रहा था। यिनली को इस तरह घूरता हुआ देखकर आसपास के लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और कोई बोलता है, हे भगवान, ये कौन है? इतनी जबरदस्त ताकत। दूसरा बोलता है, कितना भयानक। मुझे लगता है कि अगर मैंने उस सुंदरी को दोबारा से देख लिया तो मैं मारा जाऊंगा। तीसरा बोलता है, क्या वो तीनों उच्च पद के लोग हैं?
आसपास के लोगों का ऐसा बिहेवियर देखकर मु यिनली को जल्दी से खींचकर वहां से ले जाते हुए बोलता है, मैं थक गया हूँ यिनली, मेरे बगल में एक चाय की दुकान है, पहले मेरे साथ आराम करने के लिए वहां पर चलो। यिनली बोलता है, लेकिन मास्टर। यिनली कुछ आगे बोलता लेकिन तभी मुंह बोलता है, चुप रहो यिनली, अपना मुंह बंद रखो। फिर मुंह सोचता है, ये अवज्ञाकारी स्टूडेंट फिर से पागल क्यों हो गया है। रास्ते में विभिन्न संप्रदायों के स्टूडेंट हैं, मुझे पहले उसे यहाँ से ले जाना होगा। दूसरी तरफ मुंह का ऐसा बिहेवियर देखकर जियू सोचता है, ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर चू को शानजुन द्वारा फिर से डांट पड़ने वाली है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चाय की दुकान के अंदर उन चारों को बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी मुंह बोलता है, चू यिनली, ये निंग सिटी का क्षेत्र है, क्यानवान संप्रदाय का क्षेत्र। अभी अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इतने ताकतवर ऑरा के साथ तुम तुरंत डीमंस के सामने अपनी पहचान प्रकट करना चाहते थे, है ना? यिनली बोलता है, मैंने लिंगशुआन पैलेस की संप्रदाय की टेक्निक्स का यूज नहीं किया है, वो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। ये सुनकर मुंह बोलता है, हमें कैसे पता चलेगा यिनली कि लोग हमें पहचान नहीं रहे हैं? अगर वो हमें पहचान लेंगे तो क्या होगा? हम यहाँ किस लिए आए हैं ये तुम मत भूलना। अगर तुमने लोगों को फिर से मारने के बारे में सोचने की हिम्मत की तो मेरे लिए तुम लिंगशुआन पैलेस वापस चले जाओ। तुम्हें इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मुंह को इतना ज्यादा गुस्सा करता देखकर यिनली जल्दी से खड़े होकर मुंह के कप में चाय डालने लगता है और बोलता है, मैं बस उन लोगों से नाराज हूँ मास्टर जो आपको देख रहे थे, लेकिन मास्टर आप नाराज मत होइए, मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं कभी गड़बड़ नहीं करूँगा। फिर यिनली सोचता है, धिक्कार है, जियू सही कह रहा था, इतने सारे लोग मास्टर को घूर रहे थे जबकि अभी तक हम क्यानवान संप्रदाय में गए भी नहीं। मैं सच में उन सभी लोगों को मार डालना चाहता था। तभी जियू बोलता है, शानजुन आप गुस्सा मत करिए, सीनियर ब्रदर चू शायद ही कभी सबके सामने आते हैं। बहुत कम लोगों ने सच में सीनियर ब्रदर चू को देखा है। साथ ही सीनियर ब्रदर चू ने लिंगशुआन पैलेस की कल्टीवेशन पावर्स का यूज नहीं किया है। मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। जियू की ये बात सुनकर यिनली स्माइल करते हुए बोलता है, खैर ये सही है मास्टर, जियू सही कह रहा है। जियू मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, लेकिन इस बार तुमने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ यिनली के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जियू तो हैरान ही रह जाता है। लेकिन तभी मुंह बोलता है, ठीक है यिनली, अगर तुम जियू जितने समझदार होते तो मुझे इतनी चिंता कभी ना होती। किंगी के मुंह से जियू की तारीफ सुनकर यिनली भड़क जाता है, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पाता और सोचता है, मुझे बस उस जियू का मुंह फाड़ देना चाहिए और उसे बता देना चाहिए कि वो भविष्य में एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। लेकिन तभी वहां कोई बोलता है, ऐसा लगता है कि क्यानवान संप्रदाय कुछ बड़ा करने वाला है। आवाज सुनकर वो चारों हैरानी में पीछे की तरफ देखने लगते हैं। फिर हमें वहां पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों से बात कर रहा था। आज दुनिया में एक पैलेस, 3 संप्रदाय और 5 पंथ है। लिंगशुआन संप्रदाय को छोड़कर अब क्यानवान संप्रदाय सबसे शक्तिशाली है। वह अब व्यापक रूप से पोस्टर लगा रहा है, विभिन्न संप्रदायों को लिंगशुआन संप्रदाय के मामले पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। मुझे लगता है कि उसका इरादा लिंगशुआन संप्रदाय का उपयोग करके दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय बनने का है। ये बात सुनकर एक आदमी बोलता है, इस क्यानवान संप्रदाय की भूख काफी बड़ी है। आखिरकार लिंगशुआन संप्रदाय दुनिया का नंबर 1 पैलेस था, इसे नष्ट करना इतना आसान कैसे हो सकता है? दूसरा आदमी बोलता है, जब समय आएगा तो क्यानवान संप्रदाय की बात सुन लो, वैसे भी हमारे संप्रदाय को बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां अचानक से एक आदमी आता है जो उन दोनों आदमियों के टेबल पर जोर से लात की मारता है, जिस वजह से वो दोनों आदमी नीचे गिरने लगते हैं। फिर हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, ये आदमी श्वानमिंग संप्रदाय का यंग मास्टर श्वान फेंग है। वो आदमी बोलता है, ओह कुछ बदमाश लोग, क्यानवान संप्रदाय के बारे में इन लोगों को बात करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? श्वान फेंग की बात सुनकर भूरे कपड़ों वाला आदमी भड़कते हुए बोलता है, तुम कमीने। तभी दूसरा आदमी घबराते हुए बोलता है, तुम चुप रहो, ऐसा मत करो, वो श्वानमिंग संप्रदाय का यंग मास्टर श्वान फेंग है। उस आदमी की बात सुनकर भूरे कपड़ों वाला आदमी चौंक जाता है और वो घबराते हुए बोलता है, क्या तुमने क्या कहा? फिर श्वानफेंग को देखकर आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं। कोई बोलता है, अप्रत्याशित रूप से श्वानमिंग संप्रदाय के लोग भी आ गए हैं। अब 5 संप्रदायों में से एक श्वानमिंग संप्रदाय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उनसे पंगा मत लो। श्वानमिंग संप्रदाय के मास्टर का एक बेटा भी है जिसका नाम श्वानफेंग है, वो बहुत बिगड़ा हुआ है, उसे ना उकसाना ही बेहतर होगा।
फिर वो दोनों आदमी घबराते हुए शुआनफेंग के आगे अपना सर झुकाते हैं और भूरे कपड़ों वाला आदमी बोलता है, ठीक है, अब मुझे माफ़ करिएगा यंग मास्टर शुआनफेंग, आपको परेशान करने के लिए। अब हम यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर शुआनफेंग एक शैतानी स्माइल देते हुए बोलता है, हाँ, अब तुम जाना चाहते हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आज तुम सबको मुझे सब देना होगा। लेकिन फिर अचानक से शुआनफेंग की नज़र मुंह पर जाती है। मुंह को देखकर उसे झटका लगता है और वो बोलता है, क्या? फिर वो मुंह को देखकर सोचता है, ये कितनी खूबसूरत महिला है। फिर शुआनफेंग एक आवारा कुत्ते की तरह मुंह के पास आने लगता है और बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बेकार से चाय की दुकान में सुंदरता का ऐसा प्रतीक देखने को मिलेगा। फिर शुआनफेंग मुंह के पास आकर बोलता है, सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इस भाई के साथ खेलना चाहोगी? और ये बोलते हुए शुआनफेंग के मुंह से किसी कुत्ते की तरह लार बाहर निकल रही थी। शुआनफेंग की बात सुनकर मुंह कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्या सुंदरी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? शुआनफेंग अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, बेशक मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। तुम्हारे अलावा पूरी चाय की दुकान में सुंदरता का खिताब और कौन पा सकता है? शुआनफेंग को मुंह को छेड़ता हुआ देखकर यिनली जल्दी से शुआनफेंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी पीछे से शुआनफेंग के आदमी बोलते हैं, मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो। मेरे यंग मास्टर को तुम जल्दी से जल्दी छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन तभी हमारा होंगचेन स्माइल करते हुए उन आदमियों से बोलता है, मैं आपको हिलने डुलने की सलाह नहीं देता हूँ, ठीक है? फिर शुआनफेंग बड़े तेवर में बोलता है, ओ सुंदरी, क्या ये तुम्हारे लोग हैं? ये काफी प्रभावशाली हैं, है ना? लेकिन मुझे इससे पहले सोचना होगा। मैं 5 संप्रदायों में से एक शुआनमिंग संप्रदाय का यंग मास्टर हूँ। अगर मैंने थोड़ा सा भी तुम लोगों को कुछ किया तो तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे। ये बात सुनकर यिनली बोलता है, ओ तो ऐसी बात है, तो मैं इसे जरूर आजमाना चाहूंगा यंग मास्टर। लेकिन तभी मुंह यिनली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, शाओली, मैंने पहले जो भी कहा था उसे मत भूलना। मुंह की बात सुनकर यिनली शुआनफेंग का हाथ छोड़ देता है और बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। मुंह की बातें सुनकर शुआनफेंग फिर से मुंह के पास आ जाता है और बोलता है, ओ तो हमारी सुंदरी समझदार भी है। ये यंग मास्टर हमेशा सुंदरियों के प्रति सहानुभूति रखता है। जब तक तुम आज्ञाकारी रूप से मुझे फॉलो करोगी, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे पास जीवन भर के लिए बहुत सारा धन होगा। फिर शुआनफेंग मुंह को किस करने के लिए अपने होठों को आगे करता है और ब्लश करते हुए बोलता है, अब आओ आओ सुंदरी, इस यंग मास्टर को तुम्हें किस करने दो। शुआनफेंग की ऐसी हरकत देखकर मुझ जल्दी से शुआनफेंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मुझे लगता है कि यंग मास्टर शुआनफेंग बहुत ज़्यादा भूखे हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो जल्दी कीजिए और अपने हाथों में जो सुअर का पैर पकड़ रखा है उसे खा लीजिए। फिर मुंह शुआनफेंग के हाथ में जो सुअर का पैर था उसे शुआनफेंग के मुंह में दबाने लगता है, जिस वजह से शुआनफेंग चिल्लाने लगता है। फिर मुंह शुआनफेंग को छोड़ देता है और बोलता है, यंग मास्टर शुआनफेंग को खाने का आनंद लेने में हम परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? अब चलो यहाँ से चलते हैं। यिनली स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ ठीक है। फिर होंगचेन हंसते हुए बोलता है, ओ सुअर का सिर सुअर के पैर को खा जाता है। ये सचमुच नरभक्षी है, बहुत दयनीय, बहुत दयनीय। दूसरी तरफ वो दोनों आदमी शुआनफेंग से बोल रहे थे, क्या आप ठीक हैं यंग मास्टर? लेकिन तभी शुआनफेंग बहुत गुस्से में बोलता है, वो कुतिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? फिर शुआनफेंग बहुत गुस्से में उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, उन सभी को रोको। शुआनफेंग की बात सुनकर उसके सभी आदमी उन चारों के आगे आ जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है मास्टर, हम समझ गए। फिर शुआनफेंग के लोग अपनी पावर्स का यूज़ करने लगते हैं। उनमें से एक कोई बोलता है, मेरे यंग मास्टर को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और फिर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो? तुम लोग बस सपना देखते रहो। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे आज्ञाकारी रहना चाहिए। उन लोगों की बातें सुनकर मुंह बोलता है, ऐसा लगता है कि हमें यहीं रहना होगा, है ना? ये बात सुनकर शुआनफेंग हंसते हुए बोलता है, अगर तुम मेरी बात आज्ञाकारी रूप से मानोगी तो जब मैं खेलते खेलते थक जाऊंगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मेरे अधीनस्थों द्वारा तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी।
ये सब तमाशा होता देखकर आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं। कोई बोलता है, श्वानमिंग संप्रदाय की शक्ति अद्भुत है, क्या इन लोगों को डर नहीं है कि इनका अंत हो जाएगा। दूसरा बोलता है, जब श्वानफेंग को कोई सुंदरी पसंद आती है तो वो उसे जरूर पाता है, ये सुंदरी तो दयनीय है। अरे श्वानमिंग संप्रदाय को इतना शक्तिशाली किसने बनाया, ये लोग तो निश्चित रूप से उन्हें हरा नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ श्वानफेंग के लोगों की बकवास बातें सुनकर यिनली उन पर अटैक कर देता है और बोलता है, ये लोग कितना शोर मचाते हैं। ये सब कुछ होता देखकर कोई सोचता है क्या। फिर यिनली गुस्से में अपनी पावर से उन लोगों को उठाकर दूसरी ओर फेंकने लगता है। यिनली की पावर्स की वजह से वो दोनों लोग श्वानफेंग के ऊपर जोर से जाकर गिरते हैं। ये सब कुछ होता देखकर आसपास के लोग फिर से बातें बनाने लगते हैं। कोई बोलता है, क्या इस आदमी ने सचमुच एक ही वार में श्वानमिंग संप्रदाय के तीनों लोगों को गिरा दिया। ये आखिरकार कौन है इतना ताकतवर। इनमें से अधिकांश उच्च 3 संप्रदायों से है, वरना श्वानमिंग संप्रदाय को इतनी आसानी से हराना असंभव है। लोगों की बातें सुनकर मु यिनली का हाथ पकड़ता है और बोलता है, ठीक है यिनली, अब यहाँ से चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। यिनली बोलता है, ठीक है मास्टर। उन लोगों के जाने के बाद श्वानफेंग खड़ा होता है और गुस्से में बोलता है, धिक्कार है, वो लोग कहाँ चले गए। ये बात सुनकर श्वानफेंग का एक आदमी बोलता है, ओ यंग मास्टर, ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ से भाग गए। ये बात सुनकर श्वानफेंग गुस्से में बोलता है, कचरा, तुम दोनों कचरा हो, मेरे श्वानमिंग संप्रदाय की प्रतिष्ठा तुम लोगों ने मिट्टी में मिला दी। ये बात सुनकर श्वानफेंग का एक आदमी घबराते हुए बोलता है, यंग मास्टर आप शांत हो जाइए, वो लोग कमजोर नहीं थे, शायद उनकी पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। ये सुनकर श्वानफेंग गुस्से में बोलता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं उच्च संप्रदायों के सभी प्रत्यक्ष शिष्यों को जानता हूँ, मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा, ये किसी छोटे संप्रदाय से ही होंगे, जाकर उनकी जांच करो और मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग कौन है और जिस महिला को मैं पसंद करता हूँ मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। तो गाइज़ यहीं पर हमारा एपिसोड 42 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।